हेलो ऑल द व्यूअर्स ऑफ माय अथॉरिटी, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जहाँ जहाँ हम ब्यूरोक्रेसी हमारे गवर्नेंस सिस्टम में देखते हैं वहाँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इसके लिमिटेशंस पे क्वेश्चंस हर बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें याद होना ज़रूरी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एज पर द मैक्स वेबर आइडियल मॉडल के अनुसार, जो मैक्स वेबर ने थ्योरी दी थी ब्यूरोक्रेसी की, उन्होंने आइडियल माना है, बहुत ही ज़्यादा आदर्श माना है नौकरशाही को। तो उसके अनुसार जो है हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन की बात की गई है। इसके अंदर क्या है ये डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन? देखिए, ब्यूरोक्रेसी का जो बेस है, यानी कि जो फाउंडेशन, जो नींव होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो नौकरशाही का जो बेस है, वो काम का प्रॉपर बंटवारा होता है। काम को कैसे बांटा जाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर, काम का, कोई भी काम का प्रॉपर बंटवारा करना। यहाँ व्यक्ति के नहीं, काम के हिसाब से स्पेशलाइजेशन होता है। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, काम के हिसाब से जो है स्पेशलाइजेशन होता है। हर आदमी का जो काम होता है, जो करने का जो ढंग होता है, हर काम वो फिक्स होता है, एकदम फिक्स होता है, बदलता नहीं है, एकदम हर चीज़ फिक्स होती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहती है, क्लैरिटी बनी रहती है। एकदम क्लियरली डिफाइंड होते हैं सारे रोल, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लियरली वो सब चीज़ें डिफाइंड होती है। मतलब किस पोस्ट पे कौन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस किस को क्या काम है, किसका क्या अधिकार है, वो सबको पता होता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी की जो थ्योरी है वो हेल्प करती है हमें डिफाइनिंग जॉब कंटेंट। हमारा जो जॉब है उसका कंटेंट क्या है, वो चीज़ हमें डिफाइंड होती है। आइडेंटिफाइंग वंस पोजीशंस इन द हायरार्की, एक हायरार्की के अंदर क्या किसकी पोजीशन है, कौन कहाँ बैठा है, वो सब क्लियर होता है। क्लैरिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य हमारे क्लियर होते हैं, हमारे संगठन के उद्देश्य क्लियर होते हैं बहुत ज़्यादा। स्ट्रक्चरिंग अ प्रॉपर हायरार्की, और एक स्ट्रक्चर होता है, पूरा एक ढांचा तैयार होता है हायरार्की का, पद सोपान का। वो क्या क्या इंक्लूड करता है? अ वेल मार्क्ड फंक्शंस एज अ पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक लेबर डिवीज़न किया जाता है। यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक होता है, ये नहीं कि सिस्टम बिगड़ जाता है, ऐसा नहीं, प्रॉपर एक फ्लो में चलती है हर चीज़ें। अथॉरिटी टू परफॉर्म दैट फंक्शन, यानी कि जो अथॉरिटी होती है, जो प्राधिकार होता है, वो अपना फंक्शन करती है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, उन सबको क्लियर ये चीज़ होती है। क्लियरली डिफाइंड मीन्स इन्फोर्समेंट एंड देयर प्रॉपर कंडीशन ऑफ यूज़, जैसी जिसकी कंडीशंस होती है वो उसमें क्लियरली डिफाइन होती है, सब अपना अपना काम करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इन अ टैक्स डिपार्टमेंट, एक टैक्स डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। वन ऑफिसर कैलकुलेट्स इनकम, जो एक ऑफिसर है वो इनकम को कैलकुलेट करेगा, पैसों को गिनेगा। जो दूसरा है वो रिफंड्स वगैरह को देखेगा। तीसरा जो होगा कोई और होगा, वो ऑडिट्स को हैंडल करेगा। तो सबका अपना अपना काम है, कैलकुलेट कर रहा है, कोई फंड्स को देख रहा है। तो यहाँ पर ईच विथ स्पेसिफिक अथॉरिटी एंड लिमिट, सब अपने लिमिट, एक दायरे में रह के काम करेंगे, सबकी अपनी एक स्पेशल फंक्शन होगा, उसको वो परफॉर्म करेंगे। तो वो अपने लिमिट में रह के काम करते हैं। यही एक ब्यूरोक्रेसी का सबसे एक, कहते हैं ना, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन के आधार पर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। नेक्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है हायरार्की। हायरार्की बहुत ज़रूरी, आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्राइंगल जैसा बना हुआ है, ऊपर एक आदमी ऑर्डर देगा तो उसको मानना पड़ेगा सब चीज़। जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये इसको ऑर्डर देगा, ये इसको ऑर्डर देगा, ऐसे करके चलेगा। यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे नहीं और ना ही डायरेक्टली ऐसे, एक स्टेप वाइज हायरार्की चलेगी। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था, तो ये यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी फॉलो करती है हायरार्की को, जो कि बात करता है क्लियरली डिफाइंड सुपीरियर सबॉर्डिनेट स्ट्रक्चर। कौन इसमें सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, ये इस चीज़ को डिसाइड करती है। ये जो है एक ऊपर से लेकर नीचे वाले सिस्टम होती है, जिसमें जूनियर ऑफिसर एक सीनियर के अंडर होता है। ये जूनियर जितने भी आप ऑफिसर देख रहे हैं, ये अपने सीनियर के अंडर हैं, ये काम कर रहे हैं। प्रमोशन सीनियरिटी या मेरिट पे होती है। प्रमोशन इनकी कैसे होगी? या तो ये सीनियर होंगे या मेरिट के हिसाब से फिर ये इनकी प्रमोशन होती जाएगी। ऊपर वाले पद बहुत ज़्यादा हाई होता है, सीनियर होता है। तो जो ये ऊपर वाले लोग अगर नीचे वालों को आदेश देते हैं, उनको मानना पड़ता है, क्योंकि ये हायरार्की के सिस्टम को डिफाइन करता है। हर ऑफिसर के ऊपर एक बॉस होता है। कोई भी ऑफिसर हो उसके ऊपर एक बॉस तो होता ही है। इसके अंदर सैलरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल के हिसाब से मिलती है। जैसे आपको पैसा कब मिलेगा, सैलरी कैसे मिलेगी, जैसा आपका नेचर ऑफ द जॉब होगा वैसा मिलेगा। लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर, ये आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं वो देखने को मिलती है। जैसे ज़्यादा बड़े हम देख सकते हैं, ज़्यादा जो ऊपर होगा उसकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होगी, तो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। तो क्लियरली डिफाइंड सुपीरियर सबॉर्डिनेट, सुपीरियर मतलब सीनियर, सबॉर्डिनेट मतलब
जूनियर, ये याद रखेंगे। सुपीरियर सबऑर्डिनेट का स्ट्रक्चर रहता है। ईच लोअर ऑफिसर इज अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ अ हायर वन। रेम्यूनरेशन जो सैलरी वगैरह होती है वो सब नेचर ऑफ द जॉब पे डिपेंड करती है, लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी वो डिपेंड करती है। प्रमोशन कैसे होगा? सीनियरिटी और मेरिट बेस्ड प्रमोशन होगा। और ट्राइंगल में हम हमेशा हायरार्की के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जब हम आईएएस की बात करते हैं, आईएएस के नीचे फिर एक आता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। रिपोर्ट किसको वो करेगा? रिपोर्ट्स टू द डिविजनल कमिश्नर्स हु इन टर्न रिपोर्ट्स टू द चीफ सेक्रेटरी। यानी कि देखिए आईएएस में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिविजनल कमिश्नर को ज़्यादा करेगा रिपोर्ट जाकर, और डिविजनल कमिश्नर किसको करेगा? चीफ सेक्रेटरी जो सबसे हाई होता है उसको रिपोर्ट करेगा। तो ये एकदम ऊपर तक जाता है रिपोर्ट करने वाला सिस्टम, तो हायरार्की को मेंटेन करना पड़ता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आता है ये ब्यूरोक्रेसी का रूल्स यानी कानून वगैरह जो होते हैं वो सब। देखिए ब्यूरोक्रेसी रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करती है। पर्सनल रिश्ते या फेवर नहीं चलते यहाँ पर। मतलब जो हर डिसीजन जो होता है वो जस्टिफाई होना चाहिए, एकदम बढ़िया से जस्टिफाई, बिना कोई तरीके के इम्पर्सनल चीज़ों के, मतलब ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे होना चाहिए, जो उद्देश्य है उसके बेसिस पर काम होना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी रन्स ऑन अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स। जो ये रूल बुक होती है कोई, मान लीजिए उसमें जो लिखा है बस उसी के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी चलती है। बहुत ही रूल करती है, कोई भी रूल को ब्रेक नहीं करती है। ये इंश्योर करती है नो पर्सनल फेवरेटिज्म, कोई हमारा अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। नो आर्बिट्ररीज और नेपोटिज्म, कोई भाई भतीजावाद ये सब नहीं होता है। जैसे अगर किसी एग्जाम में किसी का नंबर आएगा तो वो जाके अपना उसको नौकरी मिलेगी, या जो भी कोई भी चीज़ होगा, ऐसे नहीं कि ये मेरा कुछ लगता है तो मैं उसको, ऐसा नहीं, फेवरिज्म नहीं चलता है। आर्बिट्रेरियंस, कोई पक्षपात वगैरह कुछ नहीं होता है, मनमानी नहीं चलती है यहाँ पर। जस्टिफिकेशन ऑफ एवरी पर्सनस डिस्क्रिएशंस विद इम्पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी जस्टिफिकेशन करो अगर आप कोई भी चीज़ को, हर एक चीज़ को आप जस्टिफाई करो, जस्टिफाई होना चाहिए और आपके ऑब्जेक्टिव से मीट होना चाहिए, वो सब चीज़ें, ये होती है रूल। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अ गवर्नमेंट क्लर्क मस्ट फॉलो द पेंशन प्रोसेसिंग रूल्स। एक गवर्नमेंट कोई क्लर्क है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा पेंशन का जो उसका प्रोसेस है, रूल बुक में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, इवन इफ द एप्लीकेंट इफ दे आर रिलेटिव, चाहे उसका जो कोई उसका कितना ही रिलेटिव क्यों ना हो, जो एक कोई भी क्लर्क है गवर्नमेंट का, कोई भी नौकर है या सिविल सर्वेंट है, उसको फॉलो करनी पड़ेगी रूल बुक को। यही बात की गई है कि रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं ब्यूरोक्रेसी में। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर जो कैरेक्टरिस्टिक्स, वी कैन से दैट रैशनैलिटी। क्या होती है ये रैशनैलिटी? देखिए रैशनैलिटी जो है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ही लॉजिकल होता है। लॉजिकल मतलब तार्किक होता है, बिना मतलब की बातें नहीं करता है, हर चीज़ बराबर होती है, लॉजिक होती है, इमोशंस वगैरह का यहाँ पे कोई स्थान नहीं होता है। हर चीज़ जो है प्रैक्टिकल वे में सोची जाती है, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में सोची जाती है। हर चीज़ प्रैक्टिकल होती है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती है, इर्रिलेवेंट नहीं होती है। ब्यूरोक्रेसी हमेशा काम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए तार्किक मेथड्स यानी रैशनल मेथड्स का यूज़ करती है, जिसमें इमोशंस और पर्सनल इंटरेस्ट की कोई जगह नहीं होती है। यानी ब्यूरोक्रेसी इज़ द मोस्ट रैशनल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन एक्टिविटी, वेबर कहते हैं ऐसा। बहुत ही इफेक्टिव मेथड है ये ब्यूरोक्रेसी। ये इंश्योर करती है एफिशिएंसी, काम अच्छे से अच्छा होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, कार्यक्षमता अच्छी हो, दक्षता हो उसमें, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल मीन्स टू अचीव गोल्स, ताकि हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकें। डिसीजंस आर रूल बेस्ड, जो डिसीजन अगर निर्णय लिए जाते हैं तो वो रूल के अकॉर्डिंग लिए जाने चाहिए, नॉट इमोशनल और पर्सनल। खुद के कोई फेवर में हो वैसे निर्णय आप नहीं ले सकते हो। पर्सनल एंड ऑफिशियल अफेयर्स आर स्ट्रिक्टली सेपरेटेड। आपके खुद के कोई रिश्ते वगैरह अगर हैं भी तो वो दूर रखो उन सब चीज़ों को। ईजी टू कैलकुलेट एंड मेजर रिजल्ट, जो आपका आउटपुट निकल कर आता है, जो आपका कोई भी ऐसा रिजल्ट आता है वो आप उसको वापस से कैलकुलेट कर सको, ऐसा होना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेसी के जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बातें आती है। जो एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि पासपोर्ट प्रोसेसिंग इज़ डन यूजिंग अ रैशनल प्रोसेस। मान लीजिए कोई पासपोर्ट बनाना है तो वो पूरा एकदम रैशन तार्किक तरीके से, लॉजिकल ढंग से ही पूरा होगा। एप्लीकेशन दो, वेरिफिकेशन होगा, फ़ी पेमेंट करो, फिर इश्योरेंस होगा। नो मैटर हु इज़ द एप्लीकेंट, कोई मतलब नहीं है कि कौन है जिसने एप्लीकेशन फाइल की है पासपोर्ट बनाने के लिए, सारे रूल फॉलो होंगे और सारे तरीके से हर एक चीज़ को वो करना पड़ेगा। तो यही इसमें आता है तार्किक ढंग से, रैशनल तरीके से, ताकि हम बाद में कैलकुलेट और मेज़र
कर सके हमारे रिजल्ट को। फिर आता है इम्पर्सनैलिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पर्सनैलिटी? क्या होती है ये इम्पर्सनैलिटी? देखिए, डिसीजन या काम करते वक्त कोई पर्सनल दोस्ती या फीलिंग्स इंटरफेयर नहीं कर सकती किसी भी दोस्त की। मतलब अव्यक्तित्व रह के काम करना पड़ता है, आप व्यक्तिवादी नहीं हो सकते हो। यहाँ पर सिस्टम बिजनेस लाइक होता है, बहुत ज़्यादा एकदम प्रोफेशनल होता है। यहाँ पर आप किसी को आपके जो पर्सनल कुछ फीलिंग्स वगैरह है वो सब नहीं चलती है। ऑल डिसीजन एंड ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर आर फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइसेस, इन सब से फ्री रहती है। हाई डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म, बहुत प्रोफेशनल होते हैं, एकदम अपने काम में पूरा रहते हैं, कोई भी तरीके का पक्षपात वगैरह नहीं हो सकता इसमें। नो रूम फॉर विम्स, सेंटिमेंट्स और फेवरेटिज्म। ये जो होता है ना कि प्रोफेशनल बहुत हाई होता है, इमोशंस इन्वॉल्वड ही नहीं हो सकता है, फेवरेटिज्म नहीं हो सकता। एक ब्यूरोक्रेट, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट अपने दोस्त को इलीगल लैंड अलॉट नहीं कर सकता है, सबके लिए सेम रूल अप्लाई होंगे। ब्यूरोक्रेट कैन नॉट अल्टर रूल्स फॉर अ फ्रेंड रिजल्टिंग रिक्वेस्टिंग लैंड। अगर उसका फ्रेंड उसको कह रहा है मुझे एक लैंड तुम दे दो, एलोकेट कर दो, वो नहीं कर सकता है, वो बंधा हुआ है गाइडलाइंस से, ऑफिशियल गाइडलाइन से वो क्या हुआ है, बंधा हुआ है, वो ऐसे नहीं कर सकता है, वो इम्पर्सनल है, वहाँ पर उसके फेवरेट लोग नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रूल ओरिएंटेशन। जो हमने रूल बुक की बात की वैसा ही है, रेगुलेशंस के हिसाब से काम करता है ये। रूल डिफाइन क्या है, अथॉरिटी की लिमिट होती है भाई कुछ, अपनी रूल ओरिएंटेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, कौन क्या करेगा कैसे करेगा, सब कुछ इस रूल बुक में या फिर इस तरह के रेगुलेशन बुक में पहले से ही लिखा हुआ जाता है। अथॉरिटी की लिमिट होती है यहाँ पर, एक कुछ किसी किसी के पास सारे अधिकार तो नहीं मिल सकते अब किसी भी एक इंसान को, तो कुछ लिमिट से परे वो कैसे कर सकता है कोई भी काम। तो अथॉरिटी और कंडक्ट दोनों रूल से डिफाइंड होते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्ट होते हैं उनके भी। एम्प्लॉय रूल्स को फॉलो करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं अपने ड्यूटीज़ वगैरह को परफॉर्म करने के लिए, और इस तरह से वो अपने सारे चीज़ों को रैशनल और इम्पर्सनैलिटी को अचीव करते हुए रूल्स वगैरह को फॉलो करते हैं। तो यही है हम जब देखते हैं रूल ओरिएंटेशन होना। और फिर हम बात करते हैं न्यूट्रलिटी की, जिसमें पक्ष जो एकदम बराबर पक्ष, आप देखिए ना इधर ना उधर, एकदम बराबर। तो किसी भी फेयरनेस के साथ, एकदम जस्टिस के साथ काम करना, न्यूट्रल होना। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं, आप किसी मतलब आप सिर्फ और सिर्फ जिसके लिए जिम्मेदार हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, नौकरशाह जो होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल या पर्सनल आइडियोलॉजी से अफेक्टेड नहीं होने चाहिए और ना ही वो होते हैं। वो सिर्फ अपने ड्यूटी के प्रति जो है बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, उनको बस अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट मस्ट बी पॉलिटिकली एंड वैल्यू न्यूट्रल, दोनों तरीके से। मूल्यों से कोई आप किसी मूल्य को, किसी भी धर्म के मूल्यों को बहुत महत्व दे रहे तो वहाँ जाके आप नहीं दिखा सकते हैं, आपको क्या होना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा पहले। देयर कमिटमेंट इज ओनली टुवर्ड्स ऑफिशियल ड्यूटीज़, जो उनके ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं उन्हीं के प्रति वो कमिटमेंट रहे, नॉट टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से वो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, एन इलेक्शन ऑफिसर मस्ट एक्ट न्यूट्रली, बहुत ही ज़्यादा इलेक्शन ऑफिसर है उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी इज़ इन पावर। ये नहीं है कि कौन सी पार्टी सेंटर में है उसके अकॉर्डिंग फेवर में हो जाओ, नहीं, एकदम न्यूट्रल, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, ये बहुत ज़रूरी है। अब क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं हर चीज़ की, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो क्रिटिसिज्म तो होगी ही। तो ब्यूरोक्रेसी की क्रिटिसिज्म बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती है इसके ऊपर कुछ, यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए रिजिडिटी सबसे इम्पॉर्टेंट, कठोरता जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होता है ये रूल्स वगैरह को लेके, बहुत रिजिड होते हैं ये सब। ब्यूरोक्रेसी रूल्स पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाता है कि इनोवेशन, हम कहते हैं नए नए आइडियाज़ और इनोवेशन, ये इन सब चीज़ों के बारे में सोचता भी नहीं है, ये सब कम हो जाता है, उसमें लैक ऑफ इनोवेशन हो जाता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन ख़त्म हो जाता है, नए चेंज को अपनाते ही नहीं है जल्दी से, सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं बन पाता है, पुराना हो जाता है, एकदम पुरानी सोच पर चलता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्सोलेंस का मतलब होता है पुरानी सोच पर जो संगठन चला आ रहा है वैसा हो जाता है। ओवर डिपेंडेंस हो जाता है रूल्स पर। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक ब्यूरोक्रेटिक एजुकेशन बोर्ड में रिफ्यूज़ टू इंट्रोड्यूस कोडिंग इन करिकुलम जस्ट बिकॉज इट्स नॉट इन द करंट मैनुअल, यानी कि एक एजुकेशन बोर्ड नए सब्जेक्ट जैसे कि कोई कोडिंग है, ठीक है, ये कोडिंग एक नया सब्जेक्ट है, को इंक्लूड नहीं करता। क्यों नहीं करता ब्यूरोक्रेटिक एजुकेशन? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग मैनुअल में नहीं है, यानी कि वो कहते हैं कि ये तो मैनुअल में नहीं है इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब इस तरह से कि वो नई चीज़ों को अपनाने से कतराते हैं ये लोग, बहुत
रिजिड होते हैं, अपने जिस ढांचे से चले आ रहे हैं उसमें रहना पसंद करते हैं। इम्पर्सनैलिटी कभी कभी ड्रॉबैक हो जाती है। अब इम्पर्सनैलिटी ड्रॉबैक कैसे? देखिए, रिलेशनशिप्स फॉर्मल होते हैं, ठीक है, लोगों के बीच पर्सनल टच या इमोशंस नहीं होता, जिससे क्या होता है, मोटिवेशन कम हो जाता है। मोटिवेशन ये एज अ ड्रॉबैक का काम करता है कभी कभी इम्पर्सनैलिटी, कि जब आपको कोई किसी से, आप किसी का भलाई नहीं कर सकते, आपको पता है आप किसी अपने खुद के लोगों का कहीं पे भी आप उनको आगे नहीं पहुंचा सकते हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, आपके अंदर ना मोटिवेशन की कमी आ जाएगी कि हम अपना तो इस ब्यूरोक्रेसी में आके अपना तो भला कर ही नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा। तो कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ें जो है मोटिवेशन को कम कर देती हैं। सेकेंडरी एंड कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप डोमिनेट करते हैं यहाँ पर। लैक ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस, ह्यूमन से कनेक्शंस भी टूट जाता है, रिड्यूसेस हो जाता है, कॉपरेशन कम रहता है, एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन जो है वो कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी भी इससे हिंडर हो सकती है। तो कभी कभी इसका नेगेटिव साइड देखने को हमें मिला। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे, कि एक सिटीजन फ्रेंडली सर्विस सेंटर में भी फ्रस्ट्रेट पीपल ड्यू टू इमोशनलेस इंटरेक्शंस लीडिंग टू डिससेटिस्फैक्शन। यानी एक सिटीजन हेल्प सेंटर में जो है स्टाफ बहुत प्रोफेशनल होता है, मतलब एम्पैथी नहीं होती है वहाँ पे, एम्पैथी नहीं दिखाता है वो, तो फिर लोग क्या उससे अनसेटिस्फाइड फील करते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि भाई वो जो ऑफिसर है वो कैसे खुद को दिखा सकता है कि मैं बहुत ऐसे इमोशनली कनेक्टेड हूँ, तो उसके तो रूल बुक में ये नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए कभी कभी जो है ये चीज़ें एज अ ड्रॉबैक के तौर पर काम करती है। नेक्स्ट एक क्रिटिसिज्म देखते हैं, पुअर डेलीगेशन सिस्टम होता है। पुअर डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, पावर हमेशा टॉप लेवल पे होती है। देखिए, टॉप लेवल पे सारी पावर होती है, नीचे के स्टाफ्स को डिसीजन लेने का अथॉरिटी नहीं होता है, यानी जिससे क्या होता है, काम में डिले हो जाता है। अब नीचे के स्टाफ्स को अगर थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिल गई कि वो छोटे मोटे डिसीजंस खुद ले सकते हैं, तो ऊपर वालों पर हम क्या है, एकदम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। वो हायरार्की को फॉलो करो, लंबे लंबे स्टेप्स फॉलो करो, तो इससे क्या है, डिले बहुत हो जाता है किसी भी थिंग्स में, किसी भी तो पावर रिमेन्स कंसनट्रेटेड एट हाई लेवल्स में, हमेशा सारी पावर जाके इकट्ठा हो जाती है। एंड लोअर लेवल स्टाफ है मिनिमल अथॉरिटी, नीचे के लोगों के पास अथॉरिटी बहुत ज़्यादा कमी होती है। ये क्या कॉज करता है, डिले करता है, और बॉटल नेक्स, हम कहते हैं ना बॉटल नेक्स हो जाते हैं, यानी डिले, एक काइंड ऑफ डिले बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। एग्जाम्पल से समझते हैं, A junior officer can't issue a simple certificate without multiple approvals from senior level. Wasting time हो रहा है यहाँ पे। देखिए, कोई भी जूनियर ऑफिसर है, उसको एक छोटे से सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करना है, पर वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास क्या है, प्राधिकार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। वो वेट करेगा कि कब ऊपर से ऑर्डर मिले और मैं कब जाके जो है साइन करूँ, तो ये अप्रूवल लेने में 3-4 दिन लग जाते हैं। तो ये सब जो है टाइम वेस्ट होता है, इससे और कुछ नहीं। इसी को कहते हैं पुअर डेलीगेशन। ये क्रिटिसिज्म है ब्यूरोक्रेसी का। फिर आता है गोल डिस्प्लेसमेंट। गोल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कभी कभी रूल्स फॉलो करने में असली गोल भूल जाते हैं हम लोग, गोल ही हमारा बदल जाता है। इतने रूल होते हैं, इतने रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो हम असली क्या गोल था वही भुला दिया जाता है, कि मेन उद्देश्य को ही हम भूल जाते हैं। रूल बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन गोल्स। अब रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गोल्स हमारे इंपॉर्टेंट ही नहीं रहते हैं। एक्सेसिव रूल फॉलोइंग ऑफन लीड्स टू इग्नोरिंग एक्चुअल आउटकम। क्या रिजल्ट निकलने वाला था उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं सिर्फ रूल के चक्कर के अंदर। तो ये है, जैसे कि देखिए डिजास्टर रिलीफ, in disaster relief, if officer focus too much on paperwork rather than helping victims, the original goal is defeated. देखिए, कोई एक जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजास्टर आ गया है, मान लीजिए बाढ़ आ गई है। अब जो ऑफिसर है वो सिर्फ कहेगा कि जो बाढ़ आ गई है कोई बात नहीं, मैं पेपर वर्क पहले करूँगा, मैं सारे पेपर में मेंटेन करूँगा, कितना राशन आया, कितना लोगों को दिया, उस चक्कर में रह जाएगा। और बेचारे जो लोग होंगे, बच्चे होंगे वहाँ पे भूखे मर रहे होंगे, उनको वो कुछ मिलेगा ही नहीं, विक्टिम्स को हेल्प ही नहीं मिलेगी। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा आप पेपर वर्क कर रहे हो असली गोल की और आपका ध्यान ही नहीं है। तो ये होता है। इसीलिए जो मदद करने के लिए आप आए हो, पहले मदद करो लोगों की, क्योंकि आपको वहाँ पे पहले पेपर वर्क बाद में करना। तो इतना भी रूल ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए कि मेन लक्ष्य ही हम जो है भूल रहे हैं। ये होता है गोल डिस्प्लेसमेंट। फिर आता है स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन। क्या होता है ये स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन? देखिए, स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ज़्यादा एकदम अनुशासन के अंदर, पूरा डिसिप्लिन में एकदम
पूरा रिजिड। ब्यूरोक्रेसी हर चीज़ को कैटेगरीज में डिवाइड करती रहती है, फ्लेक्सिबल तो होती ही नहीं है ब्यूरोक्रेसी। एक पर्सन सिर्फ अपने एरिया में ही काम कर सकता है, कभी भी भूल से दूसरे एरिया में आके वो काम नहीं कर सकता। पहले से हमने फर्स्ट फीचर में ही देखा था कि एकदम डेलीगेटेड होता है पावर, एकदम डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन के आधार पर। तो वैसे ही स्ट्रिक्ट कैटेगरी हर चीज़ को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया अलग अलग वर्गों में, ग्रुप में, कैटेगरी में। हैवी कंपैरेटिवलिज्म ऑफ पीपल एंड टास्क, कंपैरेटिवलिज्म है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी। ब्यूरोक्रेसी हर चीज़ को कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है, हर चीज़ को फ्लेक्सिबल नहीं होती है। जो एक पर्सन है सिर्फ अपने एरिया में ही देखिए काम कर सकता है, जैसे कि पर्सन ए है, इसको मान लीजिए काम दिया गया पेपर वर्क का, और पर्सन बी है, पर्सन बी को काम दिया गया कोई भी तरीके के फाइल को चेक करने का। तो अब फाइल चेक करने वाला पेपर वर्क नहीं करेगा, पेपर वर्क करने वाला फाइल चेक नहीं करेगा, ये एकदम डिवाइड होता है काम, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी रहता है पीपल्स वगैरह के बीच में। लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, आप किसी भी नई चीज़ को अपनाने में बहुत ज़्यादा वो लिमिटेड रहते हो। ब्यूरोक्रेसी ग्रांट्स कैरियर आइडेंटिटी टू पोजीशंस नॉट पीपल, वो पोजीशंस को बहुत ज़्यादा वो आइडेंटिटी देती है, पीपल्स को नहीं देती है, पीपल्स को इग्नोर करती है। तो इसके वजह से ये इसकी एक बहुत ज़्यादा क्रिटिक हुआ है। एग्जाम्पल्स के तौर पर समझते हैं, अ पर्सन ट्रेंड फॉर वन डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कांट ईजिली ट्रांसफर इनटू अदर एनवायरनमेंट इफ़ दे आर कैपेबल, चाहे वो कैपेबल ही क्यों ना हो, वो जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई एक ऑफिसर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं हो सकता, चाहे उसको कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो। फिर एक क्रिटिक हम देख सकते हैं, एक आलोचना आती है ब्यूरोक्रेसी की कि बहुत ज़्यादा सेल्फ परसुएशन एंड एम्पायर बिल्डिंग की बात की गई है। यानी कि आप देखिए, ऑफिसर स्टार्ट थिंकिंग द ऑफिसर इज द पर्सनल डोमेन, वो सोचते हैं कि जो ये ऑफिस है ये इनका पर्सनल एक साम्राज्य है, डोमेन है, तो वो उसी में पूरा अपना फोकस करते हैं, अपने स्टेटस को मेंटेन करने में। यानी ब्यूरोक्रेसी हर चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा रिजिड तरीके से तो देखती है, वो अपने आसपास एक वो बना लेती है, डोमेन बना लेती है, एक किला बना लेती है, किस चीज़ का, पूरे एकदम उसका सेल्फ खुद का, कि मैं ऑफिसर अपने पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे ट्रीट करने लगते हैं उस चीज़ को। वो सरकारी घर को भी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। वो चाहते हैं उनके नीचे ज़्यादा लोग हों ताकि उनकी पावर मेंटेन रहे, उनका एक स्टेटस को बना रहे समाज के अंदर। चेंज को अवॉइड करते हैं कि चेंज होगा तो लोग जागरूक हो जाएंगे ऐसा ज़्यादा, तो चेंज को वो इग्नोर करते हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट टू गेन पावर एंड प्रेस्टीज की उनको परवाह हो जाती है। आजकल देखते हैं ना हम, जितने भी जो यूपीएससी जब क्लियर कर लेते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, अपने पीछे कैमरा लेके एकदम इधर उधर पूरा हर चीज़ को, जबकि वो लोग एकदम अनोनिमस उनको रहना चाहिए, तो भी वो लोग कितना ज़्यादा ये चल रहा है ट्रेंड, यूपीएससी कार से निकले, कलेक्टर एंड ऑल, ये सब चीज़ें हो रखी है ज़्यादा, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैक्स वेबर रिमार्क, इस चीज़ को मैक्स वेबर कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है वो सबसे टफ सिस्टम होता है जिसे हटाना मुश्किल है, इवन जब वो आउटडेटेड हो जाए तब भी। वंस इस्टेब्लिश, एक बार अगर ये ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई, ब्यूरोक्रेसी इज़ अमॉन्ग द हार्डेस्ट सोशल स्ट्रक्चर टू डिस्ट्रॉय, इसे डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो कितने ही ज़्यादा पुराने हो गए हों तो भी नहीं कर सकते। तो ये है ब्यूरोक्रेसी की एक कैरेक्टरिस्टिक, नहीं क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा अपना एम्पायर बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं वो सब। एग्जाम्पल में, अ सीनियर ऑफिसर में क्रिएट न्यू जूनियर पोस्ट नो फॉर एफिशिएंसी बट टू बूस्ट देयर कंट्रोल एंड रैंक, एक सीनियर ऑफिसर अननेसेसरी नए पोस्ट बनवाता है जिससे सिर्फ उसकी खुद की पावर बढ़े, न कि उसका जो है और अच्छा काम हो, कार्य क्षमता बढ़े, दक्षता बढ़े, नहीं, सिर्फ अपनी पावर बढ़ाने के लिए, अपने प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए वो नए नए पावर बनवाता है, नई नई पोस्ट बनवाता है, जूनियर्स को बढ़ाता है कि मेरे पीछे जितने जूनियर्स चलेंगे मेरी वैल्यू उतनी होगी। ये अपना खुद का एम्पायर बिल्डिंग कर रहे हैं लोग। हाई कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, देखिए, रूल्स और प्रोसीजर्स को मेंटेन करने का खर्चा ज़्यादा होता है हमेशा से ही, तो इसमें टाइम लगता है और जो है फ्रस्ट्रेशंस भी बहुत होती है। हाई कॉस्ट होता है ये ब्यूरोक्रेसी के जो खर्चे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनमें पैसे लगते हैं, कॉस्ट बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा। तो मेंटेनिंग डिटेल प्रोसीजर, चेक्स इन्वॉल्व, जो हर चीज़ को डिटेल प्रक्रियाएं जो चलती हैं उसके वजह से है ना डिले भी होता है। हाई फाइनेंशियल टाइम और कॉस्ट, पैसा भी बहुत लगता है, डिले और फ्रस्ट्रेशंस भी उतनी रहती है। एफर्ट्स टू गेन कन्फर्मिटी थ्रू एक्सेसिव प्रोसीजर्स आर काउंटर प्रोडक्टिव, और प्रोडक्टिव कम हो जाता है वो सब चीज़ें
होनी चाहिए प्रोडक्टिव, लेकिन वो नहीं हो पाती है। तो क्या चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, हाई एक्सेसिव प्रक्रियाएं हैं, एक्सेसिव प्रोसीजर्स हैं। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर अ स्मॉल वेलफेयर पेमेंट द पेपर वर्क मे बी सो एक्सटेंसिव दैट बोथ सिटीजन्स एंड स्टाफ फील बर्डन, यानी कि वेलफेयर बेनिफिट के लिए इतना पेपर वर्क हो जाता है कि 100 रुपये देने में 500 का काम हो जाता है। जैसे अगर हम समझे तो बर्डन आ गया ना कि कोई हम कह सकते हैं कि फ़ायदा हुआ। तो यही है क्रिटिसिज्म, ब्यूरोक्रेसी की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी और क्रिटिसिज्म भी हमने देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।